हरे कृष्णा। देखिए हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल तक का पढ़ चुके हैं और तक का क्या केवल इंडिविजुअल का ही पढ़ा है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाकी लोगों का रेसिडेंशियल स्टेटस। बाकी लोग मतलब जैसे कंपनी, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, एओआई, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, लोकल अथॉरिटी। अच्छा आप लोग को भी याद हो गए। तो जैसे इंडिविजुअल में आप देखिए इतना बड़ा था, इतना टाइम लगा, तो वैसे ही ये सब इतने बड़े बड़े हैं क्या? आंसर इज नो। बाकी सब बड़े छोटे हैं। जैसे कंपनी की अगर मैं बात करूं, कंपनी या तो रेसिडेंट होगी या नॉन रेसिडेंट। इसमें ओआर एनओआर का कोई चक्कर नहीं है। और कंपनी में सबसे अच्छी बात क्या है, क्योंकि बड़ा इजी होता है। अगर आप इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी कौन? जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है इंडिया में। अगर आप इंडियन कंपनी है तो आप हमारे इंडिया के लिए इनकम टैक्स के लिए हमेशा रेसिडेंट रहेंगे। हम आपको हमेशा रेसिडेंट मानेंगे। भाई कंपनी से हम ये तो पूछ नहीं सकते ना कि तुम कितने दिन इंडिया में थी, जैसे इंडिविजुअल से पूछ रहे थे। जैसे कंपनी से तो नहीं कहेंगे तुम 182 डेज थी कि नहीं, तो कहते हम तो यहीं रहते हैं, हम कहां जाते हैं, है ना। तो इंडियन कंपनी हमेशा रेसिडेंट होती है। बची फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी या तो रेसिडेंट होगी या नॉन रेसिडेंट। इंडियन कंपनी कभी नॉन रेसिडेंट नहीं हो सकती। अच्छा, फॉरेन कंपनी के लिए हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि सर आप एक काम करिए, आप उसका टर्नओवर देखिए। हमने टर्नओवर मतलब टर्नओवर समझते हैं? सेल, पूरे साल में कितने रुपए का इन्होंने गुड्स या सर्विसेज जो भी करते हैं, कितने रुपए की गुड्स बेचे। अगर इनका टर्नओवर 50 करोड़, 50 करोड़ या उससे कम का है, 50 करोड़ या उससे कम का है, तो कह रहे सर आप छोटी फॉरेन कंपनी है, हम आपको नॉन रेसिडेंट मानेंगे। अगर आप फॉरेन कंपनी है और आपका टर्नओवर 50 करोड़ या उससे कम का है, आप हो गए नॉन रेसिडेंट। लेकिन अगर आप फॉरेन कंपनी है और आपका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, तो हम आपकी पोयम चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? पोयम। बचपन में गाते थे ना, बाबा बाबा ब्लैक। यहां पे वो पोयम नहीं करेंगे, हम आपकी प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट चेक करेंगे। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट को शॉर्ट में हम लोग पोयम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोयम। अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आपका इंडिया में है तो आप रेसिडेंट हैं, और अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया के बाहर है तो आप हैं नॉन रेसिडेंट। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या होता है? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट हम उसको कहते हैं जहां से आप इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। की एंड मैनेजमेंट एंड कॉमर्शियल डिसीजन जहां से आप ले रहे हैं, की मतलब चाबी वाला नहीं, इंपॉर्टेंट डिसीजन जहां से आप ले रहे हैं वो है आपका पोयम। अगर वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस आप इंडिया से ले रहे हैं तो आपकी पोयम इंडिया है, आप रेसिडेंट हैं। और अगर आप बाहर से ले रहे हैं तो आपका पोयम बाहर है, आप हैं नॉन रेसिडेंट। तो मैंने आपको शॉर्ट में सारी चीजें समझा दी। अब पढ़ते हैं जरा। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। अ कंपनी में बी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, दैट इज एनी वन ऑफ द अबव टू। ओके, देखते हैं। जैसे कंपनी, अगर आप इंडियन कंपनी है तो आप हमेशा रेसिडेंट होंगे, ऑलवेज रेसिडेंट इन इंडिया। फॉरेन कंपनी है तो हम आपका टर्नओवर चेक करेंगे। अगर आपका टर्नओवर, टर्नओवर बोल लो, सेल बोल लो, ग्रॉस रिसीट बोल लो, ये सब एक ही बात है ना। अगर आपका टर्नओवर जिस प्रीवियस ईयर के लिए आपका रेसिडेंशियल स्टेटस हम चेक कर रहे हैं, अगर उस प्रीवियस ईयर में आपका टर्नओवर 50 करोड़ या उससे कम का है, तो हम मानते हैं कि आपकी पोयम बाहर होगी। हम एज्यूम कर लेते हैं। अल्टीमेटली अगर आपका टर्नओवर 50 करोड़ या उससे कम का है तो हमने एज्यूम कर लिया अगर आपकी पोयम बाहर है तो आप क्या बन गए? नॉन रेसिडेंट। तभी मैंने यहां लिखा है आई ऑलवेज नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। मतलब फॉरेन कंपनी टर्नओवर 50 करोड़ या उससे कम, हमेशा नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट होगी ही नहीं। तो सर ऐसी फॉरेन कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, उसके लिए हम बेटा पोयम देखेंगे। और अगर पोयम इंडिया में है तो वो रेसिडेंट है। पढ़ो, इट विल बी रेसिडेंट इन इंडिया
इफ इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, जिस साल की आप बात कर रहे हो, इज इन इंडिया। पोयम का मतलब क्या होता है? पढ़ो। पोयम मीन्स अ प्लेस वेयर की मैनेजमेंट and commercial decisions that are necessary for the conduct of the business entity as a whole are in substance made। जहां से आपके की मैनेजमेंट एंड कॉमर्शियल डिसीजन होते हैं जो बिजनेस करने के लिए एज अ होल, एज अ सब्सटेंस जरूरी हैं, जो जहां से आपने लिए हैं, वो है आपकी पोयम। जब आप क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में आपको बताएगा कि आपका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है कि इनसाइड इंडिया है। अगर आपका एक्टिव बिजनेस इंडिया में है तो आपकी पोयम इंडिया में है, आप बन गए रेसिडेंट, और नहीं तो आप बन गए नॉन रेसिडेंट। लेकिन याद रखना, इंडियन कंपनी कभी भी बोलता है तो हमें आगे कुछ चेक करना नहीं है। इंडियन कंपनी हमेशा रेसिडेंट होती है। मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं। एक्स लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी। It has 10 shareholder who are foreign citizens and non-resident in India। फिर इसमें इस कंपनी के 10 शेयर होल्डर हैं और 10 के 10 सारे शेयर होल्डर यहां के नहीं है, बाहर के, बाहर के सिटीजन है और हमारे लिए नॉन रेसिडेंट है। बिजनेस ऑफ द कंपनी इज फुली कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। पूरा बिजनेस इंडिया के बाहर से होता है। कह रहा बताइए साहब रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा एक्स लिमिटेड का, कंपनी का? रेसिडेंट। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके शेयर होल्डर इंडियन सिटीजन है कि फॉरेन सिटीजन है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपके शेयर होल्डर का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपका बिजनेस कहां से कंट्रोल हो रहा है। सिंपल भाषा में बोले तो अगर आप इंडियन कंपनी है तो हमेशा क्या होंगे? रेसिडेंट होंगे। आंसर पढ़ लीजिए, एक्स लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी एंड इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेसिडेंट इन इंडिया। दिस रूल इज इक्वली एप्लीकेबल even if shareholder are foreign citizen as well as non-resident। के इससे कोई फर्क नहीं है। और even if business is controlled from outside India। तो सिंपल मतलब अगर इंडियन कंपनी है तो आप हमेशा क्या होंगे? रेसिडेंट होंगे। वाई लिमिटेड is a company incorporated in Mauritius, turnover more than 50 करोड़। मॉरिशियस में इनकॉर्पोरेटेड है तो कौन सी कंपनी हो गई? फॉरेन कंपनी। टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है। अगर कहता कि टर्नओवर 50 करोड़ या उससे कम का है तो हम आगे पढ़ते भी नहीं, हम बोल देते कि ये होगी नॉन रेसिडेंट। पर बोल रहे हैं 50 करोड़ से ज्यादा का है तो पोयम चेक करते हैं कहां है। इट हैज 10 शेयर होल्डर हु आर इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट इन इंडिया। इससे पोयम का कोई लेना देना नहीं। पहली बात, ये जो लाइन लिखी होती है ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए। पोयम बताइए साहब का है, द कंपनी हैज एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया and is controlled wholly from outside India by a team of professionals। बताइए क्या लगता है आपको, इसकी प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट पोयम कहां की? आउटसाइड इंडिया है। बताओ रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है? नॉन रेसिडेंट है। वाई लिमिटेड एक फॉरेन कंपनी है जिसकी पोयम इंडिया के बाहर है, इसलिए ये नॉन रेसिडेंट होगी। शेयर होल्डर के रेसिडेंशियल स्टेटस से कोई लेना देना नहीं है। शेयर होल्डर कहां को बिलोंग करते हैं, कहां की सिटीजन है, उसका भी कोई लेना देना नहीं है। Z Limited is incorporated in Japan. It has 15 shareholders, 10 are Indian citizens and resident in India. The company has no active business in Japan. The company has no active business in Japan. Gross annual turnover of the company for the previous year 24-25 is 48 crore, mainly from the operations। कहां से आया ये? कह रहे हैं ऑपरेशन जो कंडक्ट किए कोरिया, श्रीलंका एंड इंडिया। काम इंडिया से भी होता है। कंपनी इज मैनेज बाय ए टीम ऑफ प्रोफेशनल्स। फाइंड आउट रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ जेड लिमिटेड। बोलिए क्या है? क्यों नॉन रेसिडेंट? हाँ, ये फॉरेन कंपनी है, टर्नओवर 50 करोड़ या उससे कम यानी 48 करोड़ का है तो हम इसकी पोयम इंडिया के बाहर ही मानते हैं, यानी इसके लिए हम नॉन रेसिडेंट मानेंगे। तो ग्रॉस टर्नओवर 48 करोड़, इसलिए ये नॉन रेसिडेंट बन गए। अगर आपको कोई डाउट होता हो, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। कुछ पूछना है? नहीं? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रेसिडेंशियल स्टेटस एचयूएफ का। एचयूएफ में वही 3 चीजें होंगी, या तो वो एचयूएफ ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगी, या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगी, या नॉन रेसिडेंट होगी। पहले हमको ये निकालना पड़ेगा कि वो रेसिडेंट है
कि वो नॉन रेसिडेंट है। अगर नॉन रेसिडेंट है तो बात खत्म, और अगर रेसिडेंट है तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि वो OR है कि वो NOR है। देखो, एक HUF नॉन रेसिडेंट तभी मानी जाती है जब उसका 100% बिजनेस इंडिया के बाहर से कंट्रोल होता है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स is wholly and exclusively situated outside India, तो वो HUF नॉन रेसिडेंट है। इन अदर वर्ड्स, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज wholly or partly controlled from India, then it will be treated as resident। मतलब अगर इंडिया से पूरा व्यापार कंट्रोल होता है या थोड़ा भी कंट्रोल होता है तो वो रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट तभी होगे जब पूरा का पूरा बाहर हो। पढ़ के देखिएगा, HUF may be ordinarily resident or not ordinarily resident or non-resident, that is any one of the above three। ओके जी, क्या लिखा है? HUF is said to be non-resident। non-resident कब होगी सर? if control and management of its affairs is wholly and exclusively, मतलब समझते हैं 100% पूरी तरीके से कहां पे सिचुएटेड हो? आउटसाइड इंडिया। अगर आउटसाइड इंडिया 100% है तो नॉन रेसिडेंट। दैट इज HUF is said to be resident if control and management of its affair is wholly or partly situated in। मतलब अगर मान लो 100 मीटिंग्स में, लेट्स से 100 मीटिंग्स हुई ये कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के लिए, 100 मीटिंग्स में 99 मीटिंग्स इंडिया के बाहर हुई हैं और एक मीटिंग इंडिया में हुई है, तो वो HUF क्या होगी? रेसिडेंट होगी। और 100 की 100 अगर इंडिया के बाहर हुई है, नॉन रेसिडेंट। 100 की 100 इंडिया में हुई है, रेसिडेंट। 99 इंडिया में हुई है, 1 बाहर हुई है, रेसिडेंट। तो नॉन रेसिडेंट तब होगी जब पूरी तरीके से बाहर कंट्रोल होती हो, नहीं तो रेसिडेंट। हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहता है सबको रेसिडेंट बना डाले। बार बार आपको मैं बताता हूं क्यों। हाँ, बेस बढ़ रहा है ना, स्कोप बढ़ता है, ज्यादा इनकम टैक्सेबल होती है। तो नॉन रेसिडेंट तभी जब सब कुछ बाहर होगा तो नॉन रेसिडेंट, नहीं तो आप रेसिडेंट हैं। अच्छा, अगर आप रेसिडेंट हैं तो अगला सवाल आता है कि आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। जिसके लिए हम करते क्या है, हम कर्ता को बुलाते हैं। कर्ता कौन? हेड ऑफ HUF, ठीक है, हम उसको बुलाते हैं। लेट्स से मान लो एक HUF है, राम HUF, राम उसके करता है, तो हम मिस्टर राम को बुलाते हैं और राम से हम 2 एडिशनल कंडीशन पूछते हैं। राम की HUF से नहीं, HUF को हमने रेसिडेंट बना दिया है। रेसिडेंट बना के HUF को किनारे खड़ा कर दिया, तैयार करके बहुआ बना करके कि तुम किनारे खड़े हो जाओ। अब राम को बुलाया, राम जी से हमने क्या किया? हमने 2 एडिशनल कंडीशन पूछी। राम जी से हमने पूछा, राम जी ये बताइए, पिछले 10 साल में क्या किसी भी 2 साल कम से कम आप रेसिडेंट थे? कह रहा मैं कि मेरी HUF? ने कहा आप बताइए अपना। कह रहा हाँ। हमने कहा साथ में ये बताइए, पिछले 7 इयर्स में क्या आप 730 डेज कम से कम इंडिया में थे? उन्होंने कहा हाँ। हमने कहा राम जी, ये जो आपकी HUF है ना, ये बन गई OR। और अगर राम जी ये दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं करते या एक पूरी करते, एक नहीं पूरी करते, तो उनकी जो HUF है वो बनती है NOR। मतलब HUF को OR NOR का स्टेटस मिलेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि HUF का जो कर्ता है वो एडिशनल कंडीशन पूरी करता है कि नहीं। उसका कर्ता एडिशनल कंडीशन पूरी करता है कि नहीं, इस बात पे फर्क पड़ता है कि HUF को OR बोले कि। समझ में आ गई बात? पढ़ के देखो, OR NOR। HUF is said to be ordinarily resident if Karta himself satisfy both the additional condition applicable to an individual SSC। अपने आप पढ़िए और क्वेश्चन करिए, शीट में मत देखिएगा, इधर ही देखिए, नहीं तो आपको आंसर भी दिख जाएगा। X an individual is resident
but not ordinary resident in India for the assessment year 25-26, that is previous year 24-25। यानी X के बारे में पहले बता रहे हैं कि X इस साल NOR है। X जो इंडिविजुअल है वो इस साल क्या है, रेसिडेंट तो है, लेकिन कौन से, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 द अफेयर्स ऑफ X HUF, अब ये X है कि X की HUF की बात हो रही है, HUF ऐसे ही लिखा होता है ब्रैकेट में, ठीक है। HUF whose कर्ता is X since 1960 are partly managed from Delhi and partly from Nepal। कह रहा है X की जो HUF है वो इस साल पार्टली दिल्ली से मैनेज हुई है और पार्टली नेपाल से मैनेज हुई है। डिटरमाइन करना है रेसिडेंशियल स्टेटस X की HUF का। पहले तो बताओ HUF रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है? रेसिडेंट है, क्योंकि कुछ भी अगर इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो रेसिडेंट है। सवाल आता है HUF OR है कि NOR है? HUF OR और NOR के लिए हमें तो जो करता है उसकी डिटेल दी होनी चाहिए थी। अगर वो करता दो एडिशनल कंडीशन पूरी करता तो HUF होती OR, नहीं तो होती NOR। बट करता का कुछ भी नहीं कर रखा है, बताया ही क्या है, बताए कहां दिया है? पहली लाइन में तो ये बताया कि करता NOR है, उससे हम क्या करें? इतना दिमाग है पक्का? तो मतलब दिमाग की कमी नहीं है, मेहनत की कमी हो जाती पास होने में कई बार है। हाँ तो मेहनत भी कर लो, पास हो जाओगे। बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हो कि पहली लाइन में कह रहा है कि NOR है, और अगर NOR है तो इसका मतलब दैट मींस कि उसने एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं करी होंगी, तभी तो NOR है। समझ पा रहे हैं? तो जब एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं हुई तो उसकी जो HUF है NOR हो गई, खत्म हो गया। क्लियर? आंसर देखिए, as during the previous year 24-25 the affairs of X HUF are partly managed from India, the family will be treated as resident in India as X is resident but not ordinarily resident in India for the assessment year 25-26, which means he is unable to satisfy the additional condition. X HUF is therefore resident but not ordinarily resident in India for the assessment year 25-26। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन पूछूं, बताओगे? कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे? पक्का? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप यस नो में या ट्रू फॉल्स में आंसर दे सकते हैं। अगर किसी HUF का कर्ता ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो इज इट कंपल्सरी कि उसकी HUF भी ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगी? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सेम ईयर में उस HUF का कर्ता OR है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी HUF OR ना हो के कुछ और हो? आप समझ पा रहे हैं मेरे क्वेश्चन को? तो मैं इसको एक फॉर्म कर देता हूं ताकि आप ट्रू फॉल्स या यस नो कुछ बता पाए। अगर HUF का कर्ता OR है तो ये कंपलसरी है कि HUF भी OR होगी। अब समझ पाए आप, है ना? तो बड़ा सिंपल सा था। अब आपका आंसर आ चुके हैं, तो यस वाले एक बार फटाफट हाथ उठा ले। ठीक है, ज्यादातर बच्चे यस के, और नो वाले आपको नो क्यों लग रहा है? हाँ। मतलब हाँ हाँ, नहीं OR का मतलब है कि एडिशनल कंडीशन पूरी कर रहा है ना, सिंपल सी बात है। हाँ फिर अच्छा, आपको जानवी क्यों लग रहा है नो? आपको नो क्यों लग रहा है? ये आंसर आया बिल्कुल क्रिस्प, आप लोग का भी ठीक था, लेकिन देखिए साहब, हो सकता है HUF नॉन रेसिडेंट हो। नहीं, हमने यही पूछा था, हमारी स्टेटमेंट सुनिए, हमने यही पूछा था। हमने क्वेश्चन था
कि अगर एक एचयूएफ का कर्ता ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो क्या जरूरी है कि एचयूएफ भी ओआर ही होगी? उसमें आपका यस आया था। हाँ, तो इसका आंसर है नो, हो सकती है वो एचयूएफ नॉन रेसिडेंट। समझ में आई मेरी बात? पक्का? क्लियर? समझ में आ गया? अच्छा, अगर मान लो एक इंडिविजुअल नॉन रेसिडेंट है, एक इंडिविजुअल नॉन रेसिडेंट है, तो क्या उसकी एचयूएफ ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकती है? क्वेश्चन समझ गए आप? अगर एक इंडिविजुअल नॉन रेसिडेंट है तो क्या उसकी एचयूएफ ओआर हो सकती है? यस और नो? यस वाले पहले, पहले यस वाली, यस वाली, जल्दी जल्दी। कोई नहीं यस का? अच्छा, नो वाले? बाकी कहीं हाथ आया ही नहीं। और कंफ्यूजन पैदा करना ही तो मेरा काम है। जब तक कंफ्यूजन नहीं होगी तब तक ये जंग खाया हुआ है, ये चल ही नहीं रहा अंदर से। हमको परेशान कर रहे बंदे, आज तक तो कभी यूटिलाइज किया नहीं। बोलो भैया। मतलब ऐसा हो, मतलब अगर वो ओआर के लिए कर्ता देखा जाता है और कर्ता खुद नॉन रेजिडेंट है तो एचयूएफ कभी ओआर हो ही नहीं सकती। क्लियर? ये स्टेटमेंट गलत है। कह रहे लिखा तो यही, बस चल कह रहे, अरे दिमाग तो लगाओ। कर्ता नॉन रेसिडेंट है, उससे ये बात थोड़ी ना साबित होती है कि वो एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं कर रहा है। हो सकता है कर्ता आज तक हमेशा इंडिया में रहता हो, इस साल वो इंडिया छोड़ के चला गया, इसलिए केवल इस साल वो 50 दिन इंडिया में था। इस साल जब 50 दिन इंडिया में था तो बेसिक कंडीशन 1 नहीं पूरी हुई, बेसिक कंडीशन 2 नहीं पूरी हुई, इसलिए वो कर्ता बन गया नॉन रेसिडेंट। एचयूएफ में आओ, एचयूएफ का कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया से होता है, एचयूएफ बन गई रेसिडेंट। एचयूएफ को ओआर का दर्जा कैसे मिलेगा? जब उसका कर्ता दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी करेगा। पिछले 10 साल में 2 साल रेसिडेंट होना चाहिए, अगर हम 10 के 10 थे, सर इसी साल नहीं बने केवल, पिछले 7 सालों में 730 दिन होने चाहिए, बहुत ज्यादा थे। चला दिमाग कि नहीं चला? पक्का? कंफर्म? चल गया है? घुटनों में दर्द तो नहीं हो रहा? चलिए एक क्वेश्चन ये करके बताइए, एन एचयूएफ whose affairs of business are completely controlled from India, determine its residential status for assessment year 25-26 in the following 3 cases given below. Case 1, if Karta is ROR, that is resident and ordinary resident in India for that year. Second, if Karta is non-resident in India but it satisfies both the additional condition. Third, if Karta is RNOR in India. पहले तो ये तो एचयूएफ रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है? रेसिडेंट है, क्योंकि पहली लाइन में ही बोल रहा था whose affairs of business are completely controlled from India, तो रेसिडेंट है। अब बात आती है ओआर है कि एनओआर है। एचयूएफ रेसिडेंट तो है। पहली लाइन में पहला जो केस है वो कह रहा है कर्ता ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तो बताओ एचयूएफ, आपको एचयूएफ का स्टेटस बताना है, कर्ता का खुद ही बता दिया। एचयूएफ बताओ क्या होगी? आर यू श्योर? ओआर ही होगी? कंफर्म है? पक्का? क्योंकि रेसिडेंट है और कर्ता ओआर है तो उसने दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी करी होंगी, तो एचयूएफ बन गई आपकी आरओआर। आरओआर क्या हुआ? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। If Karta is non-resident in India but he satisfy both the additional condition now, हाँ बी जो एचयूएफ है वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, क्योंकि रेसिडेंट तो बनी गई और कर्ता एडिशनल कंडीशन तो पूरी कर रहा है, तो एचयूएफ ओआर बन गई। तीसरा, कर्ता इज आरएनओआर, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब बोलो एचयूएफ कौन होगी? नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कि नॉन रेसिडेंट? नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? रटना तो नहीं पड़ रहा है? ओके। HUF is being managed partly from Mumbai, partly from Japan. Resident, non-resident? Resident. Karta of HUF is a foreign citizen, comes to India, comes to visit in India every time since 1980 in the month of April for 105 days. हर साल 1980 से, आपका जन्म भी नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हुआ था, तब से 105 दिन हर साल इंडिया में आता है। बताना है आपको उसका रेसिडेंशियल स्टेटस किसका, HUF का कि कर्ता का? नहीं पढ़ के देखो किसका बताना है, एचयूएफ का। तो आप बताओ एचयूएफ पहले तो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है? रेसिडेंट है। अब आपको बताना है, फिर तो दो ही आंसर बचते हैं, या तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट आप बताओगे या आप रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बताओगे।
आर एन आर बताओगे, इन दोनों में एक सही एक गलत, आराम से आप चेक कर लो। अगर करता दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी कर रहा होगा तो बन जाएगी उसकी एचयूएफ ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नहीं तो बन जाएगी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। बोलिए जी बोलिए। डिम्पल मेरा नाम पूछ रही है बेटा, मेरा नाम विक्की अग्रवाल है, क्वालिफिकेशन से सीए हैं, ठीक है। और कोई बच्चा अगर आप पढ़ना चाहे तो बिल्कुल भेजिए, रेफर करिए, ठीक है। बताओ भैया कौन होगा ये, आर होगा, आर यू श्योर? कैसे करता दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी कर रहा है? 105 इंटू 7 करो, 735, तो वो एडिशनल कंडीशन दूसरी वाली तो पूरी हो गई, 7 सालों में 730 दिन चाहिए। और बाकी वो पहली वाली एडिशनल कंडीशन की पिछले 10 सालों में 2 साल, आपको लग रहा है तो बोलिए ना। हाँ हाँ, आपको लग रहा है एनओआर होगा, क्यों होगा बताइए ना, हो सकता है आप सही हो और ये गलत हो, कुछ भी हो सकता है। कौन फॉरेन सिटीजन है करता, तो कौन सी एक्सेप्शन में आता हुआ, नहीं आ रहा। विजिट पे आता है तो आपको लग रहा है कि उससे बेसिक कंडीशन क्यों नहीं पूछेंगे। हाँ तो फिर आपको गलत लग रहा है सर, तो ये लोग सही कह रहे हैं। कितने लोग कहते हैं ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, कितने लोग कहते हैं नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, और कितने लोग सत्संग में आए हैं। भैया आंसर दो, पीछे रह जाओगे तो पीछे रह जाओगे। कंपनी में जीडी होगा, अगर आपके अपॉइंटमेंट के लिए मान लो भीड़ होगी तो सबसे पहले कंपनी जीडी कराती, जीडी समझते हो? हाँ, ग्रुप डिस्कशन। और मैं इसे सोचते रह जाओगे ना तो तुरंत किनारे हो गए आप, उसमें तुरंत बोलना होता है, टाइम नहीं होता सोचने का। जमाना बहुत तेजी में आगे बढ़ रहा है, और इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको पता नहीं क्या है? पॉपुलेशन। वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पे है, आगे जाकर के ये कितनी दिक्कत देगा ये इसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। होगी दिक्कत कि नहीं होगी? अब हर जगह जहां जाओगे कंपटीशन होगा, एक जॉब के लिए 100 सीवी होंगे, तो वो 100 में 99 से कैसे बेटर हैं आप ये तो बताइए। सोचते रह जाएंगे तो घर पे बैठ के इतने साल से सोच ही रहे हैं। आंसर दीजिए, पार्टिसिपेट करिए, घर पे मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। अभी दिल्ली बहुत दूर है। अभी जब आप, पहले तो अभी स्ट्रगल है पास होने में, आपको सच्चाई वाकिफ करा दूं, दुनिया का कोई कोर्स हो, पास होने के बाद आपको क्या लगता है, बिल्कुल पैसों की बिल्कुल बारिश होने लग जाएगी। मैं बारिश कर दूं पैसा, सब कुछ नहीं होता। तलवे लगड़ने पड़ते हैं, तलवे, जूते घिस जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जॉब मिल जाएगी, सेटिस्फाइड जॉब आपको तलवे रगड़ के मिलेगी, उतनी काबिलियत होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप बात को? रोज एक बार शीशा देख लिया करो, सच्चाई का, अपना नहीं। तो इसलिए अभी बहुत छोटे हो आप, अभी स्ट्रगल लग रहा है, जिस दिन सीएस बन जाओगे उस दिन कहोगे वो स्ट्रगल तो जीवन में कुछ नहीं था, तब तो माँ बाप के पैसों में पढ़ते थे। ये बात समझ पा रहे हैं आप? हाँ, ये हम आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, कहीं कुछ नहीं बता रहे। हम लोग को भी ऐसे ही लगता था कि अब तो बन गया, अब तो बिल्कुल मुकेश अंबानी पैर छुएगा। औकात बाद में पता चलती है इंसान को अपनी। औकात का लेना देना इससे नहीं कि आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग या वीक हैं, आप खुद में क्या हैं, समझ रहे हैं? तो बोलना सीखिए, जो पंचायत आप करते हैं वो नहीं, मेन मुद्दे की बात, पढ़ाई करिए, ठीक है। बोलो भाई क्या आंसर होगा, पढ़ लिया इतनी देर में? ओ आर है दोनों, तो कंडीशन वो पूरी कर ही रहा है ना, करता कर रहा है कि नहीं? चलो, अब बात आती है साहब, बाकी सबका रेसिडेंशियल स्टेटस, बाकी सबका एक ही जैसा होता है? हाँ जी, एक ही जैसा होता है। यानी बाकी सबका मतलब फर्म हो गई, एओपी हो गई, बीओआई हो गई, अदर्स। अदर्स में और बचा कौन? आपने इंडिविजुअल पढ़ा, कंपनी पढ़ा, एचयूएफ पढ़ा, बाकी पर्सन में तो और थे, लोकल अथॉरिटी सेम है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन सेम है, एओपी बीओआई लिखा ही है, फर्म लिखा ही है ना? इन सबका सुन लो, अगर इनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट
100% इंडिया के बाहर सिचुएटेड होगा, होली एंड एक्सक्लूसिवली सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, तो ये होंगी नॉन रेसिडेंट, अदरवाइज ये होंगी रेसिडेंट। इन अदर वर्ड्स, अगर थोड़ा भी इंडिया में सिचुएटेड है या पूरा इंडिया में सिचुएटेड है तो बन जाएंगी रेसिडेंट। और इनमें फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं होता, हम ये नहीं चेक करते कि आप ओआर है एनओआर है, नहीं, रेसिडेंट है नॉन रेसिडेंट है, खत्म। कुछ आपका मिलता जुलता नहीं लग रहा किसी से? किससे? इनका रेसिडेंशियल स्टेटस किससे मिलता जुलता है? कंपनी से नहीं, कंपनी में तो पोयम थी अभी भी जो पढ़ा, एचयूएफ से मिलता जुलता है, एग्जैक्टली सेम है जो एचयूएफ का था। तो फिर एचयूएफ के साथ क्यों नहीं पढ़ा दिया मैंने इनको? क्योंकि उसमें फिर फर्दर क्लासिफाई करना पड़ता है, ओआर एनओआर, वो इसमें नहीं करना पड़ता। बाकी रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट का दर्जा सेम ही तरीके से मिलता है। पढ़ के देखिएगा, फर्म या तो रेसिडेंट फर्म एओपी बीवाई अदर्स, मैं फर्म बोल रहा हूं तो मैं सबको बोल रहा हूं, या तो रेसिडेंट होगी या नॉन रेसिडेंट होगी। A firm AOP BY others is said to be non-resident. कब? If control and management of its affairs is wholly and exclusively situated outside India. 100% अगर इंडिया के बाहर सिचुएटेड है तो फिर वो नॉन रेसिडेंट है, अदरवाइज वो रेसिडेंट है। दैट मींस रेसिडेंट कब होगी? जब होली या पार्टली सिचुएटेड होगा इंडिया में। यहां तक अगर आपके दिमाग में कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। एक क्वेश्चन कर रहे हैं, चलो। AB and company is a partnership firm whose operations are carried out in India. However, all meetings of partners take place outside India as all the partners are settled abroad. डिटरमाइन करना है आपको रेसिडेंशियल स्टेटस। देखिए साहब, ऑपरेशंस मतलब मैन्युफैक्चरिंग जहां से हो रही है उससे मतलब नहीं है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स का पहले तो एक तो आपको मतलब समझाया। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स का मतलब होता है जहां पे मेन डिसीजन लिए जा रहे हैं, जो मेन लोग हैं वो कहां पे डिसीजन ले रहे हैं, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, उसको इंप्लीमेंट कहां किया जा रहा है वो नहीं मतलब है, डिसीजंस कहां हो रहे हैं। तो ऑपरेशंस भले इंडिया में हो रहे हैं लेकिन इनमें मेन अथॉरिटी कौन होती है? पार्टनरशिप में मालिक कौन होते हैं? पार्टनर। कह रहे मीटिंग सारे पार्टनर की, उसी में तो डिसाइड होता होगा। कर्मचारी थोड़ा ना डिसाइड करता होगा कि आओ ये वाला कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं या नहीं लेते, पार्टनर ही तो डिसाइड कर रहे होंगे। कह रहे सारी मीटिंग इंडिया के बाहर होती है। 100% कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, बोलिए एक्सक्लूसिवली एंड होली कहां सिचुएटेड है? आउटसाइड इंडिया। तो ये फर्म कौन हुई? नॉन रेसिडेंट हुई। एबी एंड कंपनीज ए नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। क्यों? एज कंट्रोल मैनेजमेंट इज होली सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। कंट्रोल मैनेजमेंट का मतलब प्लेस वेयर पॉलिसी डिसीजन आर टेकन, हियर इट इज द प्लेस वेयर मीटिंग्स आर हेल्ड, जहां से पॉलिसी बनाने की डिसीजन आप ले। अगर एक भी मीटिंग, एक भी डिसीजन इस तरीके के इंडिया में होते तो आप बनते रेसिडेंट, आपके सारे बाहर हैं तो आप बन गए नॉन रेसिडेंट। यकीन मानिए किसी को भी इंडिया में नॉन रेसिडेंट बनने में बड़ी मजा आती है टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी वत्सल, कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, किसी को कुछ बोलना है? कोई डाउट है? यहां पे रेसिडेंशियल स्टेटस खत्म होता है। और अगर आपको याद हो तो जब रेसिडेंशियल स्टेटस शुरू किया था तो कौन सा सेक्शन मैंने आपको बताया था? क्या बात है, यानी सेक्शन 6 रेसिडेंशियल स्टेटस होता था। और आपको पता है ये पूरा पढ़ा इसलिए क्योंकि इसी के बेसिस से ये तय होता है कि आपके हाथ में कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी और कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। यानी अब अपने को इसी के आगे ये पढ़ना है कि हमारी टोटल इनकम कौन सी ओआर के हाथ में टैक्सेबल होती है, कौन सी एनओआर के हाथ में टैक्सेबल होती है, कौन सी एनआर के हाथ में टैक्सेबल होती है। दैट मींस स्कोप ऑफ टोटल इनकम पढ़नी है। बेसिकली सेक्शन 5 बताता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम, रेसिडेंशियल स्टेटस बताता है 6, ये बताता है 5, बट पढ़ाया पहले 6 जाता है क्योंकि जब तक वो नहीं पढ़ेंगे तब तक ये नहीं समझ में आएगा। आप समझ पा रहे हैं बात को? देखिए, एक इंसान पैसा बहुत जगह से कमा सकता है, बहुत तरीके से कमा सकता है, मानते हैं कि नहीं? हम लोग अपने इनकम टैक्स में जितनी भी इनकम आप कमाते हैं इंडिया में, इंडिया के बाहर, जितनी भी समझाएंगे सब, उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कितनी कैटेगरी में? 4 कैटेगरी में। और अगर आप ओआर होते हैं तो आपके हाथ में चारों कैटेगरी टैक्सेबल होती है। कैटेगरी 1 की इनकम है तो भी आपको इंडिया में टैक्स पे करना है, 2 की इनकम है तो भी, 3 की है तो भी, और 4 की है तो भी। और अगर आप एनओआर बनते हैं तो आपको पहली 3 कैटेगरी की इनकम पे इंडिया में टैक्स पे करना है। और अगर आप नॉन रेसिडेंट बनते हैं तो आपको केवल पहली और दूसरी कैटेगरी की इनकम पे इंडिया में टैक्स पे करना है। यानी नॉन रेसिडेंट के हाथ में फर्स्ट एंड 2, 1 एंड 2, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के हाथ में 1, 2, 3,
एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के हाथ में ग्लोबली ऑल इनकम्स आर टैक्सेबल। 1 2 3 4 मतलब सारी इनकम, ग्लोबली ऑल इनकम्स आर टैक्सेबल। सर एक बात बताओ, ये जो ओआर एनओआर एनआर आप बता रहे हो, अब जैसे कंपनी है सर, मान लो, हाँ बेटा, सर कंपनी तो या तो रेसिडेंट होती है या नॉन रेसिडेंट होती है, उसमें ओआर एनओआर का तो चक्कर नहीं होता। तो अगर कंपनी है और नॉन रेसिडेंट है तब तो समझ में आता है कि 1 और 2, रेसिडेंट है तो हम क्या मानेंगे उसको, 1 2 3 4 की 1 2 3। अब समझ पा रहे हैं मेरी बात को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे? जैसे इंडिविजुअल या एचयूएफ, वो तो ओआर एनओआर या एनआर होते हैं, तो ओआर में समझ में आ रहा है 1 2 3 4, एनओआर में समझ में आ रहा है 1 2 3, एनआर में समझ में आ रहा है 1 2। बट बाकी जैसे कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, एओपी है, बीओआई है, लोकल अथॉरिटी है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, ये तो या तो रेसिडेंट होते हैं या नॉन रेसिडेंट होते हैं, इसमें ओआर या एनओआर का तो चक्कर होता नहीं है। तो अगर मान लो कंपनी रेसिडेंट है, अगर कंपनी है रेसिडेंट है, तो हम कौन सी कैटेगरी टैक्सेबल करेंगे? रेसिडेंट है तो ये वाला माना जाता है हमेशा, जिसमें ओआर एनओआर का चक्कर नहीं होता, उसमें वो चारों मानी जाती है। मतलब रेसिडेंट इज इक्विवेलेंट टू ओआर, लिखते नहीं है कि वो ओआर है, लेकिन आपको टैक्सेबिलिटी के लिए समझा रहा हूं कि जहां पे ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का चक्कर नहीं है, वहां पे अगर आप रेसिडेंट हैं तो चारों कैटेगरी टैक्सेबल होंगी, नॉन रेसिडेंट है तो पहली दूसरी। ठीक है, पढ़ेंगे लेकिन ऐसे ही ओआर एनओआर और एनआर करके, ये भी एक्स्ट्रा ज्ञान मैंने आपको दे दिया। तो ओआर के हाथ में कितनी टैक्सेबल होती है? सारी की सारी। और एनओआर के हाथ में 1 2 3, पहली तीन है ना, और एनआर के हाथ में 1 इन 2। अच्छा, पहले तो इतना पढ़ाएं फिर आगे चलें। स्कोप ऑफ टोटल इनकम, इसका मतलब क्या है? इट मींस दैट विच इनकम इज टैक्सेबल टू whom, रेसिडेंशियल स्टेटस, और विच कैटेगरी इज टैक्सेबल फॉर ओआर all 1 2 3 4, फॉर एनओआर 1 2 3, और फॉर एनआर 1 2। ये तो समझ में आ गया। अच्छा, इसको अगर दूसरे शब्दों में पूछें तो जो कैटेगरी 4 की इनकम है वो किसके हाथ में टैक्सेबल होती है? सिर्फ ओआर के हाथ में है ना। और जो कैटेगरी 3 की इनकम है वो ओआर के हाथ में भी टैक्सेबल होती है, एनओआर। और जो कैटेगरी 1 एंड 2 की इनकम है, सब में मतलब कितने लोग? 2 की 3 की 4, 3, ओआर में भी, एनओआर में भी, एनआर में भी। आपको क्या लगता है अब क्या पढ़ना बचा होगा? ये कैटेगरी है क्या? 1 2 3 4 तो नंबर है, मतलब क्या है इनका? तो एक एक करके पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। यानी ऐसे बोल सकते हैं, ये सिर्फ मैं अपने और आपके लिए लिख रहा हूं, आप नहीं लिखोगे तो बेटर रहेगा। ऐसे बोल सकते हैं कैटेगरी 1 की इनकम, चाहे आप ओआर हो, चाहे आप एनओआर हो, चाहे आप एनआर हो, तीनों केसेस में टैक्सेबल होगी। कैटेगरी 2 में भी सेम, ओआर हो, एनओआर हो या एनआर हो, तीनों केसेस में टैक्सेबल होगी। कैटेगरी 3 में ओआर हो, एनओआर हो तो टैक्सेबल होगी, एनआर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। और कैटेगरी 4 केवल ओआर के हाथ में टैक्सेबल होगी। बोल सकते हैं इसे? चलिए, कैटेगरी नंबर 1, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। क्या मतलब है इसका? इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, वो पैसा जो आपको पहली बार इंडिया में रिसीव हुआ उसको हम बोलते हैं इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। कहने का मतलब, एक छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए एक मिस्टर एक्स है, वो इंडिया के थे और इंडिया छोड़ के बाहर चले गए, लेट से कहीं बाहर रहते, यूएस में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, कहीं बाहर रहते, वहां जॉब करते, उनको सैलरी मिलती है। उन्होंने अपने एम्प्लॉयर से कहा कि सर, मेरी जो सैलरी है, या इंडिया में मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है,
प्लीज इसमें क्रेडिट कर दिया करिए, वहां पे मेरे घर वाले रहते हैं, आप इसमें डाल दिया करिए। एम्प्लॉयर ने कहा ठीक है, मैं इसमें डाल दूंगा, मेरे को क्या। देखा जाए तो वो जॉब बाहर करता है, उसकी इनकम जो एराइज हुई वो इंडिया के बाहर एराइज हुई। इनकम का जो सोर्स है वो इंडिया के बाहर का है, इसको हम बोलते हैं एक्रू और एराइज आउटसाइड इंडिया। एक्रू और एराइज मतलब सोर्स, एक्रू और एराइज मतलब होता है सोर्स। तो देखा जाए तो सोर्स इंडिया के बाहर का है, लेकिन आपने उसको रिसीव डायरेक्टली कहां पे किया, इंडिया में। अगर ऐसा है तो ऐसी इनकम को हम कैटेगरी 1 की इनकम बोलते हैं, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, कैटेगरी 1 की इनकम। और कैटेगरी 1 की इनकम अगर बन गई तो चाहे आप ओआर हो, चाहे एनओआर हो, चाहे एनआरई क्यों ना हो, आपको इंडिया में टैक्स देना। तो भलाई इसी में थी, अगर आप बाहर हैं और लेट्स से अगर आप नॉन रेसिडेंट बन रहे हैं, बाहर जॉब कर रहे हैं, तो आपको करना क्या चाहिए था, सुनिए। आपको वो सैलरी वहीं के बैंक अकाउंट में रिसीव करनी चाहिए थी बाहर के, और बाद में उसको धीमे से यहां ट्रांसफर कर देते। धीमे से मतलब कोई चोरी छुपे नहीं, बाद में अगर आप उसको यहां ट्रांसफर करते तो उसको रिसीव्ड इन इंडिया नहीं बोलते, क्योंकि वो ऑलरेडी रिसीव तो बाहर ही हो गई थी, ये तो हमने रेमिट करी है सर। डायरेक्टली अगर आप इंडिया के अकाउंट में लोगे तो आप कैटेगरी 1 में फंस जाओगे। देखिए मैं आपको सब सिखा रहा हूं, अगर आपका बाहर जाने का मन करता है तो मेरे उतने काबिल बनिए, है ना। तो अगर आप डायरेक्टली वहीं रिसीव करिए, बाहर ही है, नॉन रेसिडेंट है, बाहर ही रिसीव करते हैं, जॉब करते हैं, सैलरी मिलती है, बाहर ही रिसीव करते हैं, तो कैटेगरी 1 की इनकम नहीं बनती, ऐसे में कैटेगरी 4 बनती है। सबसे नीचे 4 देखो, इनकम एक्रू और राइज आउटसाइड इंडिया। और अगर आप नॉन रेसिडेंट बन गए तो आपको ये बढ़िया, इंडिया में उस पर टैक्स नहीं देना आपको, आप क्वालिफाई हो गए, बाहर चले गए, बाहर जॉब करने लग गए, बाहर सैलरी मिली, बाहर ही के अकाउंट में उसको ली, तो वो इनकम एक्रूराइज आउटसाइड इंडिया। भले ही बाद में आप यहां ट्रांसफर कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डायरेक्टली आपने उसको बोला यहीं के अकाउंट में डालना, इंडिया में मेरा अकाउंट है, चाहे किसी भी बैंक में, चाहे कहीं पे भी, तो फिर वो इनकम रिसीव्ड इंडिया मानी जाएगी, ना कि इनकम एक्रूराइज आउटसाइड इंडिया। समझ में आया। कैटेगरी 1 के अंदर इतनी ताकत है कि कैटेगरी 4 को वो कैटेगरी 1 की बना सकती है। कैटेगरी 1 सुपरसीड करती है कैटेगरी 4 को। मतलब अगर वो रिसीव्ड इंडिया में हो गई तो फिर एक्रूराइज आउटसाइड इंडिया नहीं मानेंगे हम, क्या मानेंगे, रिसीव्ड इंडिया। क्लियर हुआ। सेकंड कैटेगरी, अगर आपका सोर्स ही इंडिया से है, सोर्स इंडिया से है सर, जॉब इंडिया में करते हैं या बिजनेस इंडिया में करते हैं, जो भी है, सोर्स इंडिया है, तो वो कैटेगरी 2 की इनकम है। कैटेगरी 2, इनकम एक्रू और राइज इन इंडिया और डीम टू बी एक्रू और राइज इन इंडिया। मान लीजिए आपने कहा नहीं, हम अपने देश को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, मेरा वतन सबसे अच्छा है, यहीं जॉब करते हैं। आपकी कौन सी इनकम है, कहां से एक्रूराइज हो रही है, इंडिया से। सर अगर मान लीजिए हम यहीं जॉब करते हैं कानपुर में, और हमने अकाउंट खुलवा लिया यूएस में, और एम्प्लॉयर से कर रहे हैं वहां वाले अकाउंट में पैसा डालना, तो कौन सी कैटेगरी है, जॉब इंडिया में ही करते हैं, एक्रूराइज कहां हो रही है, इंडिया। कैटेगरी 2 की इनकम बड़ी रिजिड इनकम होती है। मेरी बातों को समझिएगा, एक एक बात में बड़ी गहराई है, आप मेरी बातों को समझ लेंगे, अगर पूरा सुन लेंगे आज की क्लास, तो ये कभी नहीं भूलेंगे। अगर वो कैटेगरी 2 की बन गई, कैटेगरी 2 इतनी वफादार है कि वो और किसी की बनती नहीं कभी। अगर कोई इनकम कैटेगरी 2 की है तो वो कैटेगरी 1, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 की नहीं हो सकती। कैटेगरी 2 है तो 2 ही है, 2 की इनकम 1 की, 3 की, 4 की नहीं बन सकती, 4 की 1 की हो सकती है। थोड़ा थोड़ा जाएगा, आराम से जाएगा, टेंशन नहीं लो। यानी अगर एक्रोराइज इन इंडिया है, एक्रोराइज कैसे देखते हैं,
सोर्स देखते, सोर्स इंडिया है, जनरेट कहां से हुई, इंडिया से, कैटेगरी 2 है। चाहे वो रिसीव्ड इन इंडिया हो, चाहे वो रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया हो। सर अगर रिसीव्ड इन इंडिया हो गई तो एक्यूराइज इन इंडिया है और मिली भी सैलरी यहीं पे, तो कैटेगरी 1 मानेंगे कि 2 की मानेंगे? 2 मानेंगे, 1 नहीं मानेंगे। 2 बहुत रिजिड है, 2 में आ गए तो 2 ही है, फिर वो, फिर और कुछ नहीं है वो। तो अगर एक्यूराइज सोर्स इंडिया है, मान लो आप बाहर रहते हो, बाहर सेटल हो गए, पूरा परिवार बाहर ले गए, आपके पास कानपुर में घर था, कुछ साल बाद आपने वो घर बेच दिया, कैपिटल गेन हुआ, टैक्स लाइबिलिटी आएगी। गेन समझते हैं ना, मतलब हाँ, 1 करोड़ का खरीदा तो 5 करोड़ का बेच दिया, मोटा मोटा मान लो 4 करोड़, ऐसे मान लेते हैं। टैक्स देना पड़ेगा क्या आपको? बाहर रह रहे हैं पिछले 20 साल से आप, क्या आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा? क्या वो इनकम एक्यूराइज इन इंडिया है जी है। आप 20 साल से बाहर रह रहे हैं, नॉन रेसिडेंट हैं आप, क्या टैक्स देना पड़ेगा? एक्यूराइज इन इंडिया है सर, देना पड़ेगा। आपने जिसको बेचा उससे कहा कि ये पैसा डायरेक्टली मेरे बाहर वाले अकाउंट में डालना, हम यहां नहीं लेते हैं, यहां मेरा कोई खाता नहीं है, उसने बाहर वाले अकाउंट में डाला, इंडिया के बाहर अकाउंट मेंटेन करते हैं, क्या तब भी टैक्स देना पड़ेगा? देना पड़ेगा सर, एक्यूराइज इन इंडिया सर। समझ में आई आपको बात? कभी भी अगर कोई भी इनकम कैटेगरी 2 की बन गई तो वो और किसी की नहीं बनती, और 2 और 1 की जो इनकम है वो सभी के हाथ में टैक्सेबल होती है। कैटेगरी 2 की इनकम और कैटेगरी 1 की इनकम सभी के हाथ में टैक्सेबल होती है, चाहे आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे आप नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे आप नॉन रेसिडेंट हो। इतनी बात आपके समझ में आ गई? यहां तक कोई डाउट अगर आपको लगता हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं? पक्का? कैटेगरी 3 क्या है, पढ़िए फिर समझाते हैं। कैटेगरी 3, इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया बट ड्यू टू इंडियन बिजनेस कनेक्शन। एक्रू और अराइज तो इंडिया के बाहर हुई, जैसा 4 में लिखा था, बट 4 में तो केवल इतना ही लिखा था, एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, फुल स्टॉप आ गया। बट यहां क्या लिखा है सर? एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया हुई, लेकिन किसकी वजह से? इंडियन बिजनेस कनेक्शन। इन अदर वर्ड्स, income accrue or arise outside India but due to business control from India or profession set up in India। क्या मतलब, मैं समझाता हूं। मान लो एक इंसान का एक बिजनेस है जापान में, उससे उसकी इनकम हुई लेट्स से 1 CR, 1 करोड़ की, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, बिजनेस है जापान में, इनकम हुई 1 करोड़ की। अभी तक जो आपने 4 कैटेगरी पढ़ी है, तुक्का मारो, आपको क्या लगता है कौन सी कैटेगरी होगी? कैटेगरी 4 होगी, 1 हो नहीं सकती, 1 के लिए दिया होता रिसीव्ड इंडिया, 2 है नहीं, एक्रोलाइज इन इंडिया है नहीं, 3 भी नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कैटेगरी 4 है, राइट? ओके, अब इसी को और इंफॉर्मेशन देते हैं। इस 1 करोड़ की इनकम में पता चला कि सर इसका जो बिजनेस जापान में है, ये बिजनेस सर 20% तो इंडिया से कंट्रोल होता है। इसका बिजनेस 20% कहां से कंट्रोल हो रहा है? इंडिया से। यहां पे कोई ऑफिस बनाया या कुछ बनाया, 20% तो इनकम यहां से एक वजह से आ रही है, इंडिया से कंट्रोल हो रहा है। यानी 80% रेस्ट कहां से कंट्रोल होता होगा? आउटसाइड इंडिया। ये जो 20% इंडिया से कंट्रोल होता है, 1 करोड़ का 20% निकालेंगे तो 20 लाख, और 80% निकालेंगे तो 80 लाख। वैसे तो अगर केवल इतना दिया होता कि बिजनेस जापान में है, मेरी बात को देखते रहना ध्यान से, अगर केवल इतना दिया होता और कुछ ना बताया होता तो आपने बिल्कुल ठीक बताया था कि ये कैटेगरी 4 की इनकम है। पर जब इसने ये दे दिया कि सर इंडिया से कंट्रोल होता है 20%, तो ये जो 20 लाख है ये बन गई कैटेगरी 3, और जो बचा हुआ 80 लाख है वो कैटेगरी 4। यानी 1 करोड़ का हमें ऐसे बाइफर्केशन करना पड़ेगा कि सर इसमें से जो 20 लाख है वो है कैटेगरी 3 की, और जो 80 लाख है वो कैटेगरी 4 की। एक और आपसे पूछते हैं, सेम तरीके से एग्जाम्पल लेते हैं, अब कर देते हैं। मान लो बिजनेस है इंडिया में, इनकम वही मान लेते हैं 1 करोड़, और पता चला कि 20% बिजनेस जापान से कंट्रोल होता है, 20% प्रॉफिट जापान की वजह से वहां से कंट्रोल होता है, और 80% इंडिया से कंट्रोल होता है। 20% मतलब 20 लाख रुपए, और 80% मतलब 80 लाख रुपए, 1 करोड़ का। बताइए साहब कौन सी कैटेगरी की इनकम है?
ये जो 20 लाख है ये कौन सी कैटेगरी? बाकी लोग क्या कहते हैं? 20 लाख कौन सी कैटेगरी? कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 की कैटेगरी 4? 4 तो नहीं है, कैटेगरी 3 है क्या? ये कैटेगरी 3 लग रही है। ओके, और ये वाली 4 की 2, 3 की 4 की 1 2? चलो मेरे को जो लग रहा है मैं लिख देता हूँ, ये 3 लग रही है मेरे को, ये 2 लग रही है। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? हैंड तो रेस करो, डरने कोई बात ही नहीं है। आप गलत होंगे, इससे ज्यादा दुनिया में कुछ नहीं हो सकते। आपसे कभी तो गलतियां हुई है ना, तो डरते क्यों? गलती होनी तो। ओके, और इसके अलावा फिर क्या लग रहा है जो बच्चे हाथ नहीं उठा रहे? हाँ, आप कुछ बोलिए। आपका नाम फिर से बोलो। देवर्षि। हाँ, तो देवर्षि बताओ क्या नाम? अच्छा, यही लग रहा है आपको 3 और 2? ओके, और किसने हाथ नहीं उठाया? दिवांशी। दिवांशी नाम है ना बेटा आपका? आपका नाम दिव्यांशी। हाँ, दिव्यांशी क्या लग रहा है? कैटेगरी 2 कौन सी वाली? बोलो बोलो, गलत सही। अच्छा, कितने बच्चों को लग रहा है कि पूरी 1 करोड़ की जो इनकम है ये कैटेगरी 2 है? पूरी 1 करोड़ की इनकम कैटेगरी 2 है, इसमें कोई कैटेगरी 3 है ही नहीं। एक बच्चा। और किसी को लग रहा है कि पूरी 1 करोड़ की इनकम कैटेगरी 2 की है? सुनिए, कैटेगरी 2 की इनकम बहुत ही रिजिड इनकम होती है। एक बार अगर कोई इनकम कैटेगरी 2 की बन गई तो वो और किसी कैटेगरी की नहीं हो सकती। तो इसका सही आंसर है पूरी की पूरी, अमीशा ठीक कह रही है, बस 1 की नहीं है, पूरी की पूरी कैटेगरी 2 की इनकम है। कैटेगरी 3 नहीं है इसमें से, ये पूरी कैटेगरी 2 है। 3 कैसे हो सकती है? 3 में तो मैंने ये सिखाया कि इनकम एक्रूराइज आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। ये थोड़ी ना सिखाया कि इनकम एक्रूराइज इन इंडिया बट कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। कैटेगरी 3 में ये थोड़ी ना सिखाया। ये क्या नहीं सिखाया वो सुनिए। ये नहीं सिखाया मैंने कि इनकम एक्रूराइज इन इंडिया बट कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। सिखाया क्या? नहीं। क्या सिखाया? इनकम एक्रूराइज आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। तो ये तो इनकम एक्रूराइज खुद ही इंडिया में हो रही है। बिजनेस इंडिया, एक्रूराइज सोर्स इंडिया साहब तुम्हारा कैटेगरी 2 है। कहां से कंट्रोल होता है? बिजनेस से कोई लेना देना नहीं हमारा। जापान से कंट्रोल करते हो, पूरा इंडिया से कंट्रोल करते हो, कहां से नहीं। अगर आपका बिजनेस इंडिया में है, सोर्स इंडिया है सर, कैटेगरी 2 है। समझ में आई बात आपको? क्लियर? तो कैटेगरी 3 ऐसे बन सकती है बट ऐसे नहीं हो सकती, कैटेगरी 2 है पूरी पूरी। चलो मैं ज्यादा जानकारी के लिए क्वेश्चन पे लेके चलता हूं, बाद में नोट पे सही टाइम पे आऊंगा। बहुत ध्यान से क्वेश्चन करते हैं, आंसर छुपा लेते हैं। आप अपनी शीट की तरफ नहीं देखिएगा तो बेटर रहेगा, है ना? इधर ही देखिएगा तो दिमाग चलेगा। शीट बंद कर दो। करता हूं। डिटरमाइन द टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम इन द हैंड्स ऑफ ओआर, एनओआर, एनआर इन द फॉलोइंग केसेस। मतलब आपको हर एक केस में इनकम को ये बताना है कि वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगी, बट उसके लिए आपको मेरे को पहले ये बताना पड़ेगा कि ये कौन सी कैटेगरी की इनकम है, उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड कर लेंगे। चलो एक एक करके। पहला, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ए बिल्डिंग इन इंडिया बट रिसीव्ड इन जापान ₹50,000। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ए बिल्डिंग इन इंडिया। इंडिया में एक बिल्डिंग थी, दिख रहा है आपको? ऊपर कर दे, ऊपर कर दे, आप आंसर ना पढ़ना प्लीज। प्रॉफिट, एक बिल्डिंग थी इंडिया में, उसको हमने बेच दिया, बट वो पैसा रिसीव्ड हुआ हमको जापान में, यहां रिसीव ही नहीं हुआ। कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 2 है, 3 है कि 4 है? कैटेगरी 2। क्यों 2 है? सोर्स इंडिया है, प्रॉपर्टी इंडिया की थी सर। कहां रिसीव हुआ उससे कोई लेना देना नहीं, कैटेगरी 2 है। किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? तीनों के हाथ में टैक्सेबल होगी। पढ़िए आंसर। द अबव केस falls in the second category, that is income accrue or arise in India, so it will be taxable in the hands of all the 3 types of resident, that is OR, NOR as well as NR. Case number 2, pension from former employer in India received in China ₹43,000। आप जॉब करते थे इंडिया में, वहां से रिटायर्ड हुए और वो जो एम्प्लॉयर था उससे आपको पेंशन मिलती है, लेकिन पेंशन रिसीव्ड आपको कहां हुई? चाइना में। आप चाइना रहने लगे होंगे। बोलिए साहब, कैटेगरी
वन तो हो ही नहीं सकती। वन क्यों नहीं हो सकती? रिसीव्ड इन जापान कैटेगरी वन तो होती है, रिसीव्ड इन इंडिया वन तो हो ही नहीं सकती। बताओ, कैटेगरी टू है। क्यों टू है सर? हाँ, सोर्स इंडिया, जॉब तो इंडिया में करते थे ना, एम्प्लॉयर तो इंडिया का है ना सर, सोर्स इंडिया है सर, कैटेगरी टू है सर। सभी के हाथ में टैक्सेबल होने वाली है। द अबव केस फॉल्स इन द सेकंड कैटेगरी, दैट इज इनकम एक्रूराइज्ड इन इंडिया, सो इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ रेसिडेंट। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? तीसरा, इंटरेस्ट ऑन यूएस बॉन्ड्स। हमने यूएस के, यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर के बॉन्ड्स खरीद रखे, बॉन्ड समझते हैं, डिबेंचर बॉन्ड। हाँ, ₹20,000 उस पर ब्याज मिला, इंटरेस्ट ऑन यूएस बॉन्ड ₹20,000, और ब्रैकेट में लिखा है 1/4 ऑफ विच इज रिसीव्ड इन इंडिया। 20,000 का 1/4 यानी 5,000, 20,000 इंटू 1/4, 5,000, 5,000 जिसमें से इंडिया में रिसीव्ड हुआ है। आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? यूएस बॉन्ड से इंटरेस्ट की इनकम हुई है मेरे को टोटल 20,000 की, जिसका 1/4 इंडिया में रिसीव्ड हुआ है, तो यानी 3/4 कहां मिला होगा? यूएस में ही। 15,000 यानी यूएस में ही रिसीव हुआ है, बट 1/4 यानी 5,000 आप कह रहे इंडिया में रिसीव हुआ है। कौन सी कैटेगरी की इनकम है? एक कैटेगरी इन्वॉल्व है कि एक से ज्यादा? एक से ज्यादा। जो 5,000 वाली इनकम है वो कौन सी कैटेगरी है? वो कैटेगरी 1 है, और जो 15,000 वो कैटेगरी 4 है। पक्का सभी को यही लग रहा है? बिल्कुल ठीक है सभी लोग। द 1/4 पार्ट दैट इज 5,000 विच इज रिसीव्ड इन इंडिया फॉल्स अंडर द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ इनकम। तो किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? तीनों का। अच्छा था ना, ओआर के हाथ में 15,000 टैक्सेबल होगा कि 5,000? पूरा 20,000, क्योंकि फर्स्ट कैटेगरी भी टैक्सेबल होती है और फोर्थ भी टैक्सेबल होती है। एनओआर के हाथ में फर्स्ट मतलब 5,000 की 15,000? 5,000। और एनआर के हाथ में 15,000, 5,000। ठीक है। The 1/4 part that is 5,000 which is received in India falls under the first category of income, and so it will be taxable in the hands of all the three types of resident, OR, NOR, and R. Remaining 3/4 that is 15,000 which accrue arise outside India falls under the fourth category of income, so it will be taxable only in the hands of ordinary resident. Clear है? Case number 4. Income of ₹69,000। अच्छा, पहले इसको नोट को समझा दें तब केस 4 को समझाते हैं। इधर आइए, एक नोट लिखा है, ये नोट क्या लिखा है मैं समझाता हूं। सपोज करो, मान लो एक मिस्टर एक्स है, उनका जब हमने लेट से किसी भी साल का, मान लो इसी साल का मान लेते हैं, प्रीवियस ईयर 24-25 का रेसिडेंशियल स्टेटस निकाला, तो ये निकल के आ गए भाई साहब लेट से नॉन रेसिडेंट। बहुत ध्यान समझना, हमने मिस्टर एक्स का 24-25 का रेसिडेंशियल स्टेटस निकाला, तो ये निकल आए हैं नॉन रेसिडेंट। और इन्होंने क्या किया, बाहर, इंडिया के बाहर जैसे जापान में जॉब करी और वहीं सैलरी रिसीव करी, जॉब करी और वहीं पे सैलरी रिसीव भी करी, यानी कौन सी कैटेगरी की इनकम? कैटेगरी 4 की इनकम। तो ये इनकी कैटेगरी 4 की इनकम, C4 लिख देते हैं आपके लिए, कैटेगरी 4 हमारे आपके बीच की बात है। बताओ साहब, क्या इस साल इनके हाथ में ये पैसा टैक्सेबल हुआ होगा? नॉन रेसिडेंट थे, इंडिया में टैक्सेबल हुआ होगा? नहीं। क्यों नहीं हुआ होगा? कैटेगरी 4 नॉन रेसिडेंट के हाथ में टैक्सेबल होती नहीं। बाद में क्या हुआ, लेट से 2030 2031 अभी आएगा आगे, है ना, मान लेते हैं 30-31 में मिस्टर एक्स इंडिया आ गए। उन्होंने कहा यार वहां कुछ नहीं लिखा, अपना देश होता है। नहीं, कुछ नहीं लिखा बेटा, मिस्टर एक्स लिखा है केवल, दिख रहा है? मिस्टर एक्स इंडिया आ गए और अपने साथ ये जो पैसा इन्होंने 24-25 में कमाया था, मान लो वहां से इनको सैलरी मिलती 5 करोड़ रुपए की, जिसपे इंडिया में टैक्स नहीं दिया था। क्यों? दुबई नहीं दे रहा, तो कहां से देते? ये पैसा साथ में इंडिया ले आए, भाई कमाया तो लेके तो आएंगे पैसा, 5 करोड़ ले आए। कौन सा? जो पहले कमाया था, इस साल नहीं कमाया, पहले कमाया। क्या सवाल ये आता है, क्या ये जब इंडिया आप पैसा लेके चले आए हैं तो आज हम इस पे टैक्स ले लें, क्योंकि हमने पहले टैक्स नहीं लिया था? हमने पहले नहीं लिया तो आज ले लेते हैं? ये कहां की शराफत हुई? पहले नहीं लिया था क्योंकि पहले बन ही नहीं रहा था,
तो जिस साल का था उसी साल देखा जाता, अगर बनता तो लेते, नहीं तो नहीं, और नहीं था तो आज अगर हम लेके चले आए तो क्या आज आप टैक्स ले लेंगे? आज कौन सी कैटेगरी की इनकम बन गई है? किसी कैटेगरी की नहीं है सर आज तो। दैट मीन्स पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट्स, पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट जिसपे टैक्स नहीं लगा था, क्यों नहीं लगा था? कारण मैंने आपको बताया, विल नॉट बी टैक्सेबल इन करंट ईयर। ऐसा थोड़ी ना कि करंट ईयर में आज उसको आप टैक्सेबल कर देंगे। क्लियर हो गया? किसी कैटेगरी की इनकम नहीं है। अगर पहले के किसी साल आपने कमाया तो पहले देखा गया होगा ना जिस साल कमाया कि कौन सी कैटेगरी की इनकम है, उस साल टैक्सेबल होना होगा तो हुआ होगा, नहीं होना वो तो नहीं हुआ होगा। बट अगर आज आप वो पैसा लेके चले आ रहे हो, हम ये कहते नहीं अब टैक्स दो, ऐसा थोड़ी ना होता है। क्लियर हो रही बात? अब पढ़िए वाला केस। इनकम ऑफ ₹69,000 earned and received outside India in 2018-19, 18-19 की बात है। 69,000 हमने बाहर कमाए, बाहर रिसीव हुए, बट लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया ऑन 24-25। रेमिट कर दिया, रेमिट समझते हैं? ट्रांसफर। रेमिट का मतलब होता है ये इनकम पहले हमें कहीं रिसीव हो चुकी थी, आज हमने ट्रांसफर करी। क्या आज टैक्सेबल कर दें? नहीं सर नहीं, आज कौन सी कैटेगरी है? कोई कैटेगरी नहीं है सर, किसी के हाथ में नहीं टैक्सेबल होगा सर आज। द इनकम pertains to the previous year 18-19, it cannot be taxed at the time of remittance in 24-25। समझ में आ गई बात? पक्का? कोई डाउट? प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन नागपुर। नागपुर कहाँ है? इंडिया में, महाराष्ट्र में। अच्छा। कंट्रोल फ्रॉम दुबई। दुबई कहाँ है? आउटसाइड इंडिया। कौन सी कैटेगरी की इनकम है ये बताओ? कंट्रोल होती दुबई से। आर यू श्योर? कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 नहीं है? पक्का? बिल्कुल ठीक है। किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? तीनों के हाथ में टैक्सेबल होगी। यानी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंट्रोल कहां से हुई है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो आ जाता है ना। The above case falls in the second category, that is income acquired in India, so it will be taxable in the hands of all the three types of resident. Income from agriculture in Pakistan, कैटेगरी नंबर 4, किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? ओआर, केएनओआर, केएनआर, केवल हुआ। अच्छा, एग्रीकल्चरल इनकम तो एग्जेम्प्ट होती है। इंडिया की एग्रीकल्चरल इनकम, इंडिया से जो खेती बाड़ी करते हैं, बाहर वाली हमने एग्जाम करने का ठेका नहीं, वो पाकिस्तान की बात करें, है ना? तो द above case fall in the fourth category, so it will be taxable only in the hands of OR. Income from business in Switzerland, rupees 1 lakh remitted in India. कौन सी कैटेगरी? 1, 2, 3, 4। रेमिटेड मीन्स ट्रांसफर्ड, दैट मीन्स कहीं और मिल चुकी है पहले, इसका मतलब ये होता है। दैट इज, दिस इज नॉट कैटेगरी 1, राइट? विच कैटेगरी? कैटेगरी नंबर 4, आपको आंसर में भी दिख रहा है। तो किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? किसके हाथ में? OR। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन उन्नाव, रिसीव्ड इन रशिया। बोलो किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? एग्जेम्प्ट। उन्नाव है, वैसे तो सोर्स इंडिया, एक्यूराइज इन इंडिया कैटेगरी 2 है, बट वो एग्जेम्प्ट इनकम है। इंडिया में एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट है, तो एग्जेम्प्ट है, तो एग्जेम्प्ट है, किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। नॉट टैक्सेबल एज इन इंडिया, एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्ट है। केस नंबर 9, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन तमिलनाडु, कंट्रोल फ्रॉम थाईलैंड, 12,000। बोलो सोर्स इंडिया, कैटेगरी नंबर 2, सबके हाथ में टैक्सेबल। प्रॉफिट फ्रॉम ए बिजनेस इन कानपुर, कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली, बोलो कैटेगरी 2। आर यू श्योर? पक्का? किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? 1, 2, 3, 4, सभी के हाथ में टैक्सेबल होगी। यहाँ पे जाके आपका रेसिडेंशियल स्टेटस खत्म हो गया है, लेकिन तनिक बैठे रहिए। आपको कोई डाउट है तो पहले आप पूछ लीजिए। नहीं? अब एक काम करके बताओ, मान लो सपोज करो ये 10 जो केसेस आपने पढ़े, ये 10 की 10 इनकम, ये 10 जो केसेस है, 10 की 10 इनकम मान लो मिस्टर एक्स ने कमाई थी, और मिस्टर एक्स जो है वो इस साल OR हैं। यही जो 10 केसेस आपने पढ़े, ये 10 की 10 इनकम मिस्टर एक्स ने कमाई थी जो OR है। वो जानना चाहते हैं कि मेरी टोटल इनकम कितनी टैक्सेबल होगी। आपने अलग अलग तो बता दिया कि टैक्सेबल हो रही है कि नहीं हो रही है। टोटल मतलब कैलकुलेटर उठा के जोड़ना है। समझ गए क्या करना है? तो मिस्टर एक्स इस साल OR हैं, वो जानना चाहते हैं टोटल इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम, कितनी इनकम टैक्सेबल होने वाली है। टोटल इनकम मतलब टैक्सेबल इनकम की हम बात कर रहे हैं। तो आपके पास शीट है, उससे भी आप देख सकते हैं।
और मेरे को भी टोटल करके बता दीजिए, मैं भी अपना कर लेता हूं। मेरा कैलकुलेटर ये रहा। ओआर के लिए तो बड़ा आसान होता है, क्योंकि ग्लोबली सारी इनकम टैक्सेबल होती है, चारों कैटेगरी टैक्सेबल होती है, बहुत ही आसान सा होता है। दो लोगों को मिलके नहीं करना है, सबको अपना अपना करना है। सामूहिक पढ़ाई नहीं चल रही है, अलग अलग करिए। ओके, मेरे पास आंसर्स आते हुए बड़ा अच्छा लगता है जब आंसर्स आते हैं। मैं लिख लेता हूँ, है ना, जो जो आंसर्स आते जाएंगे। एक बार फिर से बोलिए, 4,86,000। ओके, करंट ईयर में अगर रिसीव हुई है फिर रेमिट की गई है बेटा, तो करंट ईयर में कौन सी कैटेगरी है वो देखेंगे, और उसके हिसाब से अगर टैक्सेबल होनी होगी तो बिल्कुल होगी। हाँ, एक आ रहा है 4,02,000, 4,02,000। ओके, आपको अपना आंसर चेंज करना है। अच्छा, चेंज कर लीजिए, ये 86 हटा दे। 4,86,000 और किसी का आंसर है नहीं, तो कितना, एक बार फिर से बोलने का। 4,17,000। ओके, ओके, आप लोग सभी लोग समझ गए करना क्या है, ये समझ गए हो ना। ये हमने मान लिया कि ये 10 के 10 इनकम मिस्टर एक्स ने कमाई है, और हमने ये भी मान लिया कि ये ओआर है। आपको बस ये बता रहे हैं कि इनके हाथ में टोटल कितनी इस साल टैक्सेबल होगी इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर, वही 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26। तो दो आंसर अभी तक आए हैं। ओके, एक 417 आपका भी आता हुआ। ओके, तो 1 लाख, एक आंसर आ रहा है 4,17,000, एक 4,02,000, और एक पहले आ रहा था 486, जिन्होंने चेंज करा लिया है। और मैं आंसर की वेट कर रहा हूँ। जिसका जो आए बता दीजिएगा, हो सकता है आप ही का सही आ रहा हो। हर बार अलग आ रहा है, कैलकुलेटर खराब हो गया है क्या? अब 4,07,000 आ रहा है, एक बार शांति से निकाल लो, फिर एक ही बार लिख ले। 417, 42, 47, 486। मल्टीप्लाई तो नहीं कर रहे हो, प्लस करना है, प्लस। ये होता है कैलकुलेटर में बड़ा सा साइन है ये। है कैलकुलेटर तुम लोग के पास ना? एक बार कैलकुलेटर दिखाओ अच्छा, सभी लोग पहले ऊपर। कहाँ कहाँ से नहीं दिखा, जरा खड़े हो एक बार। इनके पास नहीं है कैलकुलेटर, बैग के अंदर है, तो टोटल कैसे कर रहे थे तुम लोग? इतनी बैटरी मत बचाओ, यहाँ बैटरी बचाओगे वहां आंसर शीट बच जाएगी। कोरी वापस करें, कोरी वापस हो जाएगी बैग के अंदर। ये तुम डिसाइड करो, 4,02,000 हटा दे फिर, 2 हटा दे फिर, 4,2 तुम्हारा ही था। 4,2 हटा के 4,07,000 हो चुका है इनका आंसर। ऑनलाइन वाले बच्चों, आपका इंतजार है। अच्छा, एक बार देख लेते, 4,17,000 हैंड रेस करिए, 4,17,000 वाले बच्चे, और 4,07,000 वाले बच्चे। आप अकेले ही हैं, बाकी जो भी कर रहे हैं वो भी हैंड रेस कर लें, मैं थोड़ा सा इंतजार कर रहा हूँ। जो जो बच्चे भी सॉल्व कर रहे हैं। बेटा सीएस छोड़ के जा रहे हो क्या तुम? अच्छा, मुझे लगा इसे छोड़ के जा रहा है। कर रहे हैं अभी, मैं रुकूं, वेट कर रहा हूँ। हाँ, 417 लिखा है। ओके, बाकी जो जो करते जाए हमको बताते जाना, नहीं जिन्होंने आंसर नहीं दिया। भी एक फिगर अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो तो इन्हीं दोनों में अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके बता दीजिए, कुछ भी एक फिगर ही बता दीजिए। कितनी यारी, 5,50,000। करना क्या है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, समझ गए आप। बस टोटल करना है, आपने कुछ नहीं करना, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन वाले बच्चों, चलो मैं करा देता हूँ।
कई बार मेरे को लगता है कि मैं जो भी काम देता हूँ अपने लिए ही देता हूँ, चाहे वो क्लास वर्क हो चाहे वो होमवर्क हो। सबसे पहले ये 50,000 कैलकुलेटर में लिखते जाइएगा, ये टैक्सेबल होगा, प्लस 43,000 प्लस 20,000 पूरा टैक्सेबल होगा, है ना, प्लस 69 करूं कि रहने दूं? नहीं करूं, 69,000 नहीं करता, प्लस 83,000 प्लस 10,000 करूं कि नहीं करूं? करूं, प्लस 1 लाख प्लस 5 लाख करूं कि नहीं करूं? ये नहीं करूंगा, ठीक है, 5 लाख नहीं कर रहा, प्लस 12,000 प्लस 99,000 4,17,000, तो 4742, और बाकी जो कुछ नहीं बता पा रहे थे, क्या पाकिस्तान वाली 10 हटा के दी? पाकिस्तान थोड़ी ना है, तुम्हारा देश है बेटा, हमारा देश तुम्हारा देश है। कौन सी इनकम, क्या आंसर होगा? 4 लाख। समझ गए हो क्या समझाना था? तो ये ओआर में बताइए, सेम तरीके से बताओ, अगर मान लो मिस्टर वाई पूछ रहे हैं, मिस्टर वाई एनओआर है, ये 10 इनकम मिस्टर वाई ने भी कमाई है लेकिन वो एनओआर है, तो बोलो आंसर क्या होगा? ओआर के लिए तो हो गया, इसको एक डिब्बे में बंद कर दीजिए, मिस्टर वाई एनओआर दूसरा डिब्बा, बोलो डिब्बा में क्या लिखूं? बोलो, एनओआर के लिए बोलो। निकाल लिया? अरे गजब, बड़े समझदार हैं आप। कैलकुलेटर ने निकाल दिया है, कितना निकाला? मैं लिख लूं? मैं भी निकाल लूं फिर लिखूं तो सही रहेगा कि नहीं? 2 लाख एनओआर का बच्चे बोल रहे हैं 2,92,000, और भी आंसर का मेरे को इंतजार है। हाँ अमीशा, वेरी गुड, बहुत सही आपने समराइज किया है। अमीशा कह रही है सर, इट मीन इन नटशेल ओआर वर्ल्ड में कहीं पर भी अर्न करे, इंडिया में टैक्सेबल होगी ही होगी। बिल्कुल सही है, सही कह रही आप। वही बोला मैंने कि ग्लोबली सारी इनकम टैक्सेबल होती है, ठीक है। हाँ, तो एक आंसर आया 2,92,000, और बाकी आंसर का वेट है मेरे को, यही है, बड़ा कॉन्फिडेंस है इस बार। 2,92,000 कितने बच्चे? चलो 2,92,000 आपका आंसर सही है, सही है, सही है। एनआर में बताओ मिस्टर, इसको जेड कर देते हैं ना, निकाले बैठे थे आप, कितना? 3,02,000, 3,02,000, मुझे लगा कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो एक आंसर मेरे पास है, मेरे को पता नहीं है, बाकी मैं भी निकाल लेता हूँ एनआर का सही आंसर, मैं भी निकाल लेता हूँ, आप लोग भी निकाल लीजिए, और जो बच्चे अच्छे आंसर देंगे वो आगे प्रोफेशनल तक जाएंगे। कह रही कैसी कैसी बातें करते हैं, सेम आ रहा है कह रहे हैं। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। अच्छा पहले तो जो आपने जैसे 3,02,000 बोला, ये तो सरासर गलत है, अगर वो 292 सही है तो ये गलत है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एनआर के हाथ में एनओआर से ज्यादा हो जाए? समझिए आप, बेसिक चीज समझी। अगर आप एनओआर का 2,92,000 कह रही हैं, तो एनआर का या तो उतना ही होगा या उससे कम होगा, उससे ज्यादा कैसे हो गया? तो ये 3,02,000 तो गलत है। क्या आंसर होगा बताइए? 2,92,000, आर यू श्योर? एग्जाम में ऐसे ही निकालने के लिए आएगा, आपको बतानी पड़ेगी, इनकम्स खूब सारी दे देगा, 5, 6, 7, 8, 10 केसेस दे देगा इनकम के, 10 पॉइंट्स दे देगा मान लीजिए, और उसमें आपसे पूछेगा
कि सर आप बताइए ओआर के हाथ में टोटल कितनी इनकम टैक्सेबल होगी, एनओआर के हाथ में और एनआर के हाथ में। तो आपको यही करना पड़ेगा और उसको टोटल करके आपको दिखाना पड़ेगा। बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, 4 कॉलम बना लेते हैं, आपको तरीका बता देते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, सभी के हाथ में हमको दिखाना है। तो जैसे अभी तो इंडिविजुअल केसेस थे तो आपने लिख लिया, जैसे अगर हमें इनकम दिखानी तो हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, स्टेटमेंट शोइंग, हेडिंग डाल ली, स्टेटमेंट शोइंग टोटल टैक्सेबल इनकम इन द हैंड्स ऑफ ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। फिर हमने 4 कॉलम बना लिए, पर्टिकुलर्स, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। फिर पर्टिकुलर्स में पर्टिकुलर्स नाम लिख सकते हैं या इनकम लिख सकते हैं या सोर्स ऑफ इनकम ऐसे नाम लिख सकते हैं। फिर उसमें पहला पॉइंट जो दिया है क्वेश्चन में एज इट इज, जैसे अगर मान लिखा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग इन इंडिया बट रिसीव्ड इन जापान ₹50,000, तो पर्टिकुलर्स में यही लिखा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग इन इंडिया बट रिसीव्ड इन जापान। उसके बाद अब 50,000 हमने दिमाग लगाया कि ये कैटेगरी नंबर 2 की है, सभी के हाथ में टैक्सेबल होगी, तो हमने ओआर में भी 50,000 लिखा, एनओआर में भी 50,000 लिखा और एनआर में भी 50,000 लिखा। फिर एक लाइन छोड़ के पर्टिकुलर्स में हमने सेकंड पॉइंट लिखा, जो लिखा है ये पेंशन, अपने ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, पेंशन फ्रॉम फॉरवर्ड एम्प्लॉयर इन इंडिया रिसीव्ड इन चाइना 43,000। दिमाग ये लगाया कि ये कौन सी कैटेगरी की इनकम है, कैटेगरी 2, सभी के हाथ में टैक्सेबल, तो तीनों में 43,000 लिखी कैटेगरी। उसके बाद थर्ड नंबर लिखा, इंटरेस्ट ऑन यूएस बॉन्ड ₹20,000, 1/4 रिसीव्ड इन इंडिया, सेम चीज पर्टिकुलर्स में लिखी, दिमाग लगाया कि 1/4 जो रिसीव्ड इन इंडिया है 5,000 वो कैटेगरी 1 है, वो तीनों के हाथ में टैक्सेबल, तो 5,000 तीनों में लिख दिया। बची हुई आपका 15,000 कैटेगरी 4, तो 15,000 5,000 के नीचे ओआर में लिखा केवल, एनओआर और एनआर में डैश डैश कर दिया। समझ पा रहे हैं? पक्का ऐसे ही जैसे हम लोग ने फोर्थ लिखा, फोर्थ पॉइंट यही लिखा पूरा, इनकम ऑफ ₹69,000 अर्न्ड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इन 18-19 बट लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया 24-25। लेकिन हमें पता है कि ये टैक्सेबल होनी नहीं है, तो तीनों में डैश डैश करके दिखा दिया। तो चेक करने वाले को समझ में आ जाएगा कि हमने पॉइंट कंसीडर किया था बट हमें पता था कि टैक्सेबल नहीं है। समझ पा रहे हैं? ऐसे ही सारे पॉइंट लिखते गए, जैसे मान लो यहाँ तक पहुंचे आप उन्नाव वाला, ये लिखा इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन उन्नाव रिसीव्ड इन रशिया ₹5 लाख पर्टिकुलर्स वाले में, लेकिन ये एग्जेम्प्ट होती है तो तीनों में लिख दिया एग्जेम्प्ट। फिर आखिरी में जाकर के टोटल कर दिया, पर्टिकुलर्स वाले में लिखा टोटल टैक्सेबल इनकम, टोटल करके दिखा दिया, है ना। और उसके बाद अगर आपको लगता है अभी टाइम बचा है, पेपर पूरा और हो सकता है और हो जाएगा या हो गया, करने के बाद आपने फिर उसके बाद कोई रेफरेंसेस देने या कोई वर्किंग नोट टाइप का कि भाई हमने इसको 1/4 वाले को ऐसे किया था 15,000 5,000, वो आपने वर्किंग नोट में बता दिया। ये तरीके होते हैं। और अगर आप लोग टाइम जा रहा है, बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे तो इसको यहीं रोको, आगे पहुंचो, नंबर मिलेंगे इसमें। वर्किंग नोट का टाइम होगा तो और बना देंगे जल्दी से। ये तरीका होता है स्मार्ट वर्किंग का, कि काम भी हो गया, सब हो गया बढ़िया से। क्लियर हो गया? समझ में आ गया आपको? चलिए ठीक है जी, थैंक यू सो मच।